पेज नंबर 65। रोबिसुदन खुदीराम को साथ लेकर उत्तर दिशा यानी पहाड़ की ओर जंगल में प्रविष्ट हुए। अन्य साथियों को कुछ चक्कर काटकर जंगल के मध्य में पहुंचना था। वे सभी वहीं पहुंच चुके थे। रोबी के अतिरिक्त 5 अन्य युवा भी थे। योबी ने खुदीराम का सबसे परिचय कराया और उनके आने का उद्देश्य भी बतलाया। सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जिस बात के लिए वे तरस रहे थे वह इतनी सरलता से पूरी हो जाएगी। वह था मार्गदर्शन। खुदीराम ने जब 3 घंटे तक विविध विषयों पर उनमें चर्चा की तब उन्हें विश्वास हो गया कि वे युवक मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो खुदीराम ने उन्हें अन्य अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण के लिए वहां आने को प्रेरित किया। खुदीराम ने जब उन्हें करीब 2 सप्ताह तक प्रशिक्षण दिया, भावी रूपरेखा में तय किया गया कि कोटाई में रोबिसुदन हालदार समिति के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और समय समय पर मिदनापुर जाकर बाबू सत्येंद्र नाथ व खुदीराम बोस से मिलकर दिशा निर्देश लेते रहेंगे। उतना ही नहीं, रोबिसुदन व उनके साथी क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज करने के लिए अन्य युवाओं को प्रेरणा देते रहेंगे। साथ ही कार्य सौंपने से पहले विश्वसनीयता को भी परखेंगे। खुदीराम ने कोटाई में रहते हुए अंग्रेजों के अत्याचारों की घटनाएं सुनी थी। घटनाओं को तो स्वयं उन्होंने देखा भी था। उस दिन वे अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए, यद्यपि कुछ कर भी नहीं पाए, क्योंकि कुछ करना भावी योजना व समिति के लिए घातक होता। इसलिए अपनी विश्वस्तता पर मात्र छटपटाकर रह गए। अनुकर्म नफरत का उबाल। हुआ कुछ इस प्रकार था कि वे रोबिसुदन के साथ कोटाई के मुख्य मार्ग से गुजर रहे थे कि सामने से एक अंग्रेज अधिकारी की बग्घी आ रही थी। कोचवान उस अधिकारी को खुश करने के लिए तेजी से घोड़े दौड़ा रहा था और चीखता जा रहा था, सड़क छोड़ दो, बहादुर साहब की बग्घी आ रही है। बग्घी को देख लोगों में हड़कंप सा मच गया। सड़क सूनी हो गई और लोग भाग भाग कर इधर उधर सिमट कर खड़े हो गए। अंग्रेजी अधिकारी अपनी बीवी के साथ बग्घी में कुछ इस अंदाज में बैठा था कि जैसे वह कोई सम्राट हो। संध्या का समय था, लेकिन जबकि वह साहब उस समय हवाखोरी के लिए जा रहा था। वह सड़क के इधर उधर खड़े लोगों को नफरत भरी दृष्टि से देखता हुआ अपनी बीवी की कमर में हाथ डाले उससे बातें करता हुआ ठहाके लगाता जा रहा था। तभी कोचवान ने घोड़ों की लगाम कुछ इस अंदाज में खींची कि झटके से घोड़ों की गति मंद पड़ गई। फलस्वरूप अंग्रेज की पत्नी झटके से पति पर जा गिर, पति नीचे गिरते गिरते बचा। व्हाट हैपेंड? अंग्रेज ने चीखते हुए कोचवान से पूछा। सर, एक बदजात और बग्घी के आने वाली थी। लगाम न खींचता तो कुचली जाती सर। इस गुस्सा के लिए माफ। ओह, तुम इंडियन, इसी माफिक बात बोलकर बचना चाहता है। फिर पत्नी को संभालते हुए बोला, किधर है वो औरत? कोचवान ने संकेत करते हुए बताया, वो रही सर। वह 65 वर्ष की वृद्धा थी। सिर पर चावलों का टोकरा उठा वह कुछ सोचती हुई चली जा रही थी। उसने बग्घी की ओर ध्यान नहीं दिया था। फलते वह बग्घी से टकराने ही वाली थी कि कोचवान ने घोड़ों की लगाम खींचते उसे फटकार लगाई। कोचवान की फटकार सुन वृद्धा बुरी तरह से घबरा कर सड़क की एक ओर गिर पड़ी। परिणाम स्वरूप टोकरे में भरे चावल बिखर गए। वृद्धा के सामने से उसके घुटनों के निकट चोट लगी। वह वृद्धा वस्तुतः इसलिए नहीं घबराई थी कि वह बग्घी के नीचे आ गई, बल्कि उसकी घबराहट इसलिए थी कि वह बग्घी में एक अंग्रेज बैठा था। अंग्रेज का भय ही वृद्धा की घबराहट के लिए पर्याप्त था। अंग्रेज ने बग्घी रुकवाई, नीचे उतरा और कोचवान से चाबुक छीनकर उस वृद्धा की ओर बढ़ता हुआ बोला, देखकर चलना नहीं मांगता? ऐसा कहते हुए उसने वृद्धा पर चाबुक से प्रहार किया। चाबुक का प्रहार वृद्धा सहन नहीं कर सकी और सड़क पर गिरकर तड़पने लगी। वह अंग्रेज साहब की हवाखोरी में बाधक बनने के कारण वह वृद्धा को इसलिए सजा देना चाहता था ताकि गुलाम भारतीय सबक सीख सके और भविष्य में गुस्ताखी न कर सके। वृद्धा तड़पती रही, पर वह अंग्रेज साहब उस पर चाबुक से लगातार प्रहार करता रहा। जब वह औरत लहूलुहान हो गई तो अंग्रेज ने वह चाबुक कोचवान को पकड़ा दी और स्वयं बग्घी में जा बैठा। उसकी बीवी ने उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ये इंडियन ऐसे ही सीधा रहना मांगता। तुमने ठीक सजा दी उस मूर्ख औरत को। अंग्रेज कुछ नहीं बोला, बल्कि चाबुक से वृद्धा को मारने के कारण थकान महसूस करने लगा और चेहरे पर चूहा
आए पसीने को रुमाल से पूछता रहा। उस दृश्य ने खुदीराम के बोस में हृदय में गोरी सरकार के प्रति नफरत का भाव और अधिक बढ़ा दिया। वह क्षण तो खामोश रही, व्यवस्था के कारण ओढ़ी वह चुप्पी उन्हें भीतर से झकझोरती रही। रोबिसुदन के साथ वह उस वृद्धा को देखने ले गए, दवाखाने ले गए। उसके शरीर पर मरहम पट्टी की गई। उसके बाद वह उसे घर तक छोड़ने गए। जितने दिन खुदीराम कोटाई में रहे, उस वृद्धा का नित्य हालचाल पूछते रहे। कोटाई से उड़ीसा के लिए प्रस्थान करते समय उन्होंने उसके पति का इलाज करवाने के लिए कुछ रुपए भी दिए, कारण कि वह गरीब मजदूर था और इलाज करवाने लायक रुपए उसके पास नहीं थे। घटना वाले दिन भी वृद्धा और सेठानी की उदारता से मिले चावल देकर घर की ओर जा रही थी। चावल सड़क पर बिखर जाने से उस दिन उसके बच्चे तो भूखे रह गए। उस अंग्रेज ने उसके सेठ के घर में काम करने लायक भी नहीं रहने दिया। खुदीराम कोटाई से जाने लगे तो उन्होंने रोबिसुदन व उसके साथियों को सलाह दी कि वे ठीक होने तक उस औरत की देखभाल करें। कोटाई में खुदीराम को एक सप्ताह से 1-2 दिन फालतू लगे। फिर वे वहाँ से बेरसू, बोरकोट, देवगढ़ आदि स्थानों के लिए प्रस्थान करके वे इस बात से खुश थे कि अब तक की उनकी यात्राएं सफल रही। आत्मविश्वास की चिंगारी। अनुकर्म आत्मविश्वास की चिंगारी। कोटाई छोड़ते समय खुदीराम बोस में प्रबल आत्मविश्वास था। उन्हें आभास होने लगा था कि अब कोई भी बड़ा सा काम कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बेरसऊ जाने का निर्णय लिया। मार्ग में जंगल बढ़ता था, लेकिन खुदीराम के पास आत्मरक्षा के पर्याप्त साधन थे। सुबह से शाम तक वे जंगल में चलते रहे। वहाँ एक पगडंडी थी। जाते समय मार्ग में उन्होंने कुछ लोग वहाँ मिले। उन्हें लगा कि मार्ग सूना नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। एक स्थान पर उन्हें छोटी झील दिखाई दी। झील के किनारे उन्हें भोजन देकर विश्राम किया। रोबिसुदन ने चलते समय खुदीराम के लिए अपनी भाभी से कहकर भोजन बंधवा लिया था। जब खुदीराम झील के किनारे बैठकर भोजन कर रहे थे, तब उनकी निगाह कुछ दूरी पर एक पेड़ के मोटे तने से सटकर बैठे व्यक्ति पर पड़ी। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि मानो वह व्यक्ति एकटक उन्हें देखे जा रहा हो। वे रोटी का ग्रास मुख में रखने ही वाले थे कि एकाएक उठकर वे उस व्यक्ति के पास गए। खुदीराम को अपनी ओर आते देख वह व्यक्ति गिड़गिड़ाकर बोला, बाबू, 3 दिन से भूखा हूँ। खुदीराम ने उसे अपने पीछे आने का संकेत करते हुए कहा, मेरे साथ आओ। वह व्यक्ति वास्तव में एक भिखारी था, जो कि कोटाई से कहीं जा रहा था। भोजन के बिना उसमें चलने की क्षमता नहीं थी। वह झील के किनारे लेटा मोस की कामना कर रहा था। खुदीराम ने उस पर दया करके थैली में से भोजन उसे दे दिया। जब तक उस भिखारी ने भोजन नहीं कर लिया था, तब तक उन्होंने भोजन नहीं किया। भिखारी द्वारा भोजन की इच्छा व्यक्त करने पर भी खुदीराम ने अपने भोजन में से आधा भोजन उसे दे दिया। भिखारी ने भोजन करके झील का पानी पिया और खुदीराम के पास होता हुआ उसी पेड़ के तने से सटकर बैठ गया। खुदीराम ने भी भोजन करके पानी पिया और आगे की तरफ चल पड़े। जब वे भिखारी के पास से गुजरे तो उसे सर्दी से कांपते हुए वे स्वयं को नहीं रोक पाए और पिता की एकमात्र निशानी अपना दुशाला कंधे से उतार कर उस भिखारी को दे दिया। फिर वे बेरसऊ की ओर प्रस्थान कर गए। अनुकर्म देश भक्ति का जागरण। खुदीराम बोस उड़ीसा के अन्य स्थानों में करीब 2 माह तक घूम घूम कर युवाओं को संगठित करके उन्हें शस्त्रों को चलाने का प्रशिक्षण दे रहे थे। वे जहाँ भी गए युवा वर्ग को एकत्र कर उन्हें मातृभूमि की रक्षार्थ प्राणों की बलि देने की प्रेरणा देते रहे। इस अभियान के अंतर्गत वे युवाओं को स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल व विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बातें करते रहे। उनका यही प्रयास रहता था कि वे सभी जाति धर्म के युवाओं को अपने इस अभियान के दौरान प्रशिक्षण देकर देशभक्ति की भावना को जागृत करें। अपने इस अभियान में उन्हें अप्रत्याशित सफलता भी मिली। उड़ीसा के ग्रामीण युवाओं में उनका पूर्ण प्रभाव रहा। कमोबेश उनकी वेशभूषा भी वैसी थी। मिदनापुर से निकले हुए खुदीराम को काफ़ी समय बीत चुका था। उन्होंने बाबू सत्येंद्रनाथ द्वारा निर्धारित स्थानों में से अधिक स्थानों की यात्राएं की और सैकड़ों ही युवाओं को प्रेरित करके अपने उद्देश्य में सफल रहे। आगे की जिम्मेवारियों और निर्देश प्राप्ति के लिए वे मिदनापुर लौट गए। अनुकर्म अपनों का त्याग। उड़ीसा में सीमावर्ती क्षेत्रों में अभियान सफलतापूर्वक पूर्ण करके खुदीराम बोस सीधा घर गए तो पता चला कि उनकी बहन अपरूपा बच्चों के साथ अपनी ससुराल हाट गछिया गई हुई है। वे बहनोई से मिले, लेकिन उनका व्यवहार आशाजनक नहीं था।
हालांकि पहले भी उनके बहनोई का व्यवहार उनके प्रति सामान्य नहीं रहा था, फिर वे खुदीराम से कुछ कहते नहीं थे। लेकिन उस दिन बहनोई ने उनसे सीधा प्रश्न किया, क्या आप बताने की मेहरबानी करेंगे कि इतने दिनों तक कहाँ रहे? जरूरी काम से गया था, खुदीराम ने संक्षिप्त सा जवाब दिया तो उनके बहनोई को बुरा लगा। उन्होंने खुदीराम से ऊंचे स्वर में पूछा, जानता हूँ कि जरूरी काम से ही गए होंगे, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो घर वालों को सूचित किए बिना ही जाना पड़ा? प्रत्येक बात में घर वालों के लिए जानना आवश्यक नहीं और न ही उनके हित में है जीजाजी, खुदीराम ने विनम्र स्वर में कहा। ओह, तो अब आप मुझे यह बताएंगे कि मुझे क्या जानना चाहिए और क्या नहीं? खुदीराम की बहनोई ने कहा। खुदीराम मौन रहे। वे अपने मैले हो चुके कपड़ों को धोने के लिए निकाल रहे थे कि उनके बहनोई ने सन्निकट आ गए और उनके पैर पटकते हुए बोले, यूँ चुपचाप रहने से काम नहीं चलेगा, मुझे जवाब चाहिए। यदि मैं जवाब ना दूं तो हाथ में कपड़ा लेकर उकड़ बैठे। खुदीराम बहनोई की आंखों में आंखें डालकर कहा, तो फिर तुम जैसे आवारा व्यक्ति को यह घर स्थायी रूप से छोड़ना होगा। खुदीराम के बहनोई ने जब ऐसा कहा तो खुदीराम ने उन्हें बड़ी बुरी नज़रों से देखा। आवारा, यह शब्द को सुनकर खुदीराम का खून खौलने लगा, लेकिन वे इस बात से वाकिफ थे कि सामने खड़ा शख्स उनका बहनोई है, यानी अब बड़ी बहन का पति। वह बड़ी बहन जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़े। खुदीराम को यही पता था कि बहनोई को उनकी वास्तविक गतिविधि की शायद जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में बहनोई का अन्यथा सोचना उनकी मात्र अनभिज्ञता मानकर खुदीराम ने स्वयं को शांत किया और विनम्र स्वर में बोले, घर तो मैंने न जाने कब का छोड़ दिया था जीजाजी। ऐसा कहकर खुदीराम ने थैले से निकाले कपड़े पुनः थैले में ठूसे और बहनोई का चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बहनोई ने उसके विद्रोही साले के बड़े दोनों हाथों को पैरों तक पहुंचने ही नहीं दिया और तेजी से वहां से हट गई। खुदीराम ने उस घर से, जिससे अनेक यादें जुड़ी थी, अंतिम दृष्टि डाली और तेजी से बाहर निकल गई। अनुकर्म संगठन में सफलता। वहां से निकलकर वे सीधे बाबू सत्येंद्रनाथ के घर पहुंचे। सत्येंद्रनाथ उस समय घर नहीं थे। कई घंटों तक प्रतीक्षा करने के बाद वे आए। वह अपराह्न का समय था। खुदीराम को प्रतीक्षार्थ देख के वे प्रसन्न हो उठे। उन्होंने खुदीराम को अंक में समेटकर उन पर प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी। इस प्रथा के मादे खुदीराम ने कहा, दादा, पहले तो आप नहाने व भोजन की व्यवस्था करें, भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। इसके बाद ही सब कुछ विस्तार से बतलाऊं। सत्येंद्रनाथ गलती सी मानते हुए बोले, ओह, मैंने तो सोचा था कि तुम घर से अपरूपा के हाथों का स्वादिष्ट पका भोजन करके आए होगे। ऐसा कहने के साथ ही उनकी दृष्टि से खुदीराम के सामान की ओर गई तो वे चौंकते हुए बोली, तो यह बात है, तुम सीधे इधर आ गए हो? अरे भाई, तुम्हारे जाने के बाद अपरूपा काफ़ी परेशान रही। तुम कहाँ गए हो यह जानने के लिए वह मेरे पास कई बार आई। पहले तुम्हें बहन के पास जाना चाहिए था। सच खुदीराम, तुम्हारी बहन देवी है, सचमुच भारतीय नारी, कितना विशाल हृदय है अपरूपा का। बाबू सत्येंद्रनाथ ने अब के मुख से अपनी बहन की प्रशंसा सुनकर खुदीराम की आंखें नम हो गई। उन्होंने कुछ समय पहले अपनी बहनोई के साथ घटी घटना का विवरण बाबू सत्येंद्रनाथ को बता दिया। बहनोई साहब को तुम्हारी गतिविधियों की जानकारी सत्येंद्रनाथ ने कहा। एक दिन वे मेरे पास आए थे और बहुत कुछ कह रहे थे मुझसे। क्या कह रहे थे? खुदीराम ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। अरे पगले, वे तुम्हारे बहनोई ही नहीं, तुम्हारे पालनकर्ता भी हैं। उनका चिंतित क्रोधित होना वाजिब है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने। इसमें तुम्हारे बहनोई साहब का कोई दोष नहीं है। जितना वे सोचते हैं उनकी प्रतिक्रिया को उसी आधार पर हमें भी लेना चाहिए, बाबू सत्येंद्रनाथ ने कहा। इसके बाद खुदीराम अपने प्रति बहनोई के छुपे स्नेह के बारे में विचार करने लगे। फिर खुदीराम ने सत्येंद्रनाथ को अपनी सफल यात्रा का शुरू से आखिर तक विवरण दिया। विवरण सुनकर सत्येंद्रनाथ काफ़ी हद तक आश्वस्त हुए। फिर वे बोले, कोटाई व तामलक के युवा यहाँ मिलने आए थे। मैंने उन्हें निर्देश व कुछ साहित्य दे दिया था। साथ ही नए सदस्य बनाने व केंद्रीय कोष के लिए गतिविधियों पर व्यय करने के लिए धन एकत्र करने की भी सलाह दी है। इतना कहकर वह मौन हो गए। खुदीराम उनसे यह भी जानना चाहते थे कि उनके अन्य युवा साथी जो अन्य स्थानों पर गए लौटे या नहीं, अभियान में कितनी सफलता विफलता मिली। जब सत्येंद्रनाथ काफ़ी समय तक कुछ नहीं बोले तो केवल सोचते ही रहे तो खुदीराम ने से रहा नहीं गया। उन्होंने उनसे पूछा, दादा, आप मौन क्यों हैं?
हमारे अन्य साथियों की क्या प्रगति रही? सत्येंद्रनाथ ने मंद स्वर में कहा। उन लोगों के प्रति कोई खास नहीं रही। वे सभी लोग अपने इलाकों में एक डेढ़ माह में लौट आए। हकीकत में उनमें संगठन की क्षमता नहीं है। सोम जैसी विशेषता हर किसी में तो नहीं हो सकती। वे कुछ रुक कर बोले, वस्तुतः मेरी चिंता का विषय यह नहीं है। तो फिर? खुदीराम ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। मेरी चिंता का विषय वास्तव में समिति का कोष खाली हो जाना है। प्रचार अभियान में अस्त्र शस्त्र खरीदने में कोष पूर्ण रूपेण खाली हो चुका है। यदि इस दिशा में कुछ नहीं किया गया तो अब तक के किए किराए पर पानी फिर जाएगा। तुम्हारे साथियों की विफलता का कारण उनके पास धनाभाव का होना ही था। वे जहाँ भी गए ठहरने का संकट रहा। कहीं भी ठहरे बिना समय दिए बिना प्रचार किसी कार्य को सूरत संभव नहीं है। अतः उनकी क्षमता को भी दोष नहीं दिया जाए उनकी क्षमताओं को भी तो दोष नहीं दिया जा सकता, बाबू सत्येंद्रनाथ ने कहा। पूरी बात सुनने के बाद खुदीराम ने कहा, आप आज्ञा तो करें कि हमें क्या करना है। तुम्हें कोई भी जिम्मेदारी सौंपने से पूर्व तुम्हारे बारे में सोचना मेरे लिए आवश्यक है, सत्येंद्रनाथ ने कहा। यह सुनकर खुदीराम चौंकते हुए बोले, मेरे विषय में? लेकिन सत्येंद्रनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। वे कुछ समय सोचते रहे, फिर बोले, शाम को जाकर रफीक को बुला लाना। आखिर क्यों? खुदीराम को झुंझलाहट थी, परंतु सत्येंद्रनाथ ने कुछ नहीं कहा। फिर विषय को बदलकर वे पुनः खुदीराम की उड़ीसा यात्रा के समीपवर्ती क्षेत्रों के बारे में चर्चा करने लगे। अनुकर्म कोष को भरने की चिंता। शाम को खुदीराम बोस रफीक को बुला लाए। उसका पूरा नाम रफीकुर रहमान अंसारी था। उसका घर सत्येंद्रनाथ के घर के करीब था, 1 मील दूर था। उसके घर के बाहर जूते चप्पलों की दुकान थी। वह कारीगरों से जूते चप्पलें बनवाता और फिर दुकानों में उन्हें बेचा करता था। वह पक्का देशभक्त व गुप्त समिति का सदस्य था। वह समय समय पर समिति की आर्थिक मदद भी किया करता था। पहले तो रफीक ने यही सोचा कि सत्येंद्रनाथ को चंदे की आवश्यकता होगी, शायद इसलिए बुलाया होगा, लेकिन जब उसके सत्येंद्रनाथ से बातचीत हुई तो उन्हें चंदे का जिक्र तक नहीं किया। इस पर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मात्र 100 रुपये ही लाया था। लेकिन सत्येंद्रनाथ ने एक अलग ही प्रस्ताव रखते हुए रफीक से कहा, रफीक भाई, इस लड़के को जानते हो? उन्होंने खुदीराम की ओर संकेत करते हुए कहा। रफीक ने मुस्कुराते हुए, कमाल है सत्येंद्र बाबू, भला इस चेहरे को कौन नहीं जानता होगा। तो फिर यह हीरा आज आपके साथ रहेगा, क्योंकि इसके बहनोई इसके वास्ता समाप्त कर लिया है। यदि आपको कोई आपत्ति हो तो आप मुझे अभी बता दीजिए। सत्येंद्रनाथ के ऐसा कहने पर रफीक ने कहा, सत्येंद्र खुदीराम को रखकर तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। आप मुझे सेवा का पहला मौका दिया है, इस पर कैसी आपत्ति। उस दिन के बाद खुदीराम रफीक के पारिवारिक सदस्य बन गए। रफीक की पत्नी कलकत्ता के वकील सैयद अब्दुल वाहिद की बहन थी। वह खुदीराम को छोटे भाई की तरह मान लेगा। अब खुदीराम को यह चिंता थी कि केंद्रीय समिति के केंद्रीय कोष को कैसे अधिकाधिक भरा जाए। वे इस कार्य में अपने मित्रों से ही जुट गए। इस कार्य में उन्हें काफ़ी हद तक सफलता मिली, लेकिन जितना धन की कोष के लिए आवश्यकता थी उतना धन वे नहीं जुटा पाए। अनुकर्म लूट का निर्णय। उन दिनों बाबू सत्येंद्रनाथ की नौकरी छूट गई। उन पर सरकार की काफ़ी समय से दृष्टि थी, लेकिन उच्च अधिकारियों को उनके विरुद्ध पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पा रहे थे। फिर कुछ आपत्तियां तो ऐसी थी जिनके लिए उन्हें लिखित में स्पष्टीकरण मांगा गया था। उन्हें आपत्तियों में से एक आपत्ति यह भी थी कि वे अक्सर दफ्तर में गैर हाजिर रहते थे। आपत्ति पत्र में एक आशंका यह भी व्यक्त की गई थी कि वे सरकार विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते थे। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार में हेतुओं को भूमिका के प्रेरणा सूत्र सत्येंद्रनाथ ही थे। पुलिस के गुप्तचर विभाग में ऐसी ही रिपोर्ट सरकार को दी थी कि जिसके आधार पर सत्येंद्रनाथ से स्पष्टीकरण मांगा गया। जब सरकार को संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया। नौकरी छूटने के बाद सत्येंद्रनाथ कुछ चिड़चिड़े से हो गए थे। दूसरी ओर खुदीराम व उनके साथियों के अथक प्रयासों के बाद भी केंद्रीय कोष में वंचित धन का संग्रह नहीं हो पाया था। धनाभाव से कार्यक्रमों में बाधा आ रही थी। देखा जाए तो एक तरह के समिति के ठप होने जैसी स्थिति बन चुकी थी। एक दिन खुदीराम ने बाबू सत्येंद्रनाथ से कहा, दादा 1-2 दिन में आप समिति की बैठक बुला लें ताकि कुछ मुद्दों पर विचार विमर्श हो जाए। धन संग्रह की योजना को भी कोई रूप दिया जा सकता, अन्यथा तो अब तक के प्रयास निरर्थक हो जाएंगे। मेरा भी ऐसा ही विचार है। कल रात भी तुम सभी को उसी मकान में आने को कहो जिसमें कोटाई जाने से पूर्व हम लोग मिले थे, सत्येंद्रनाथ ने कहा।
अगले दिन 9 बजे समिति के कुछ सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी सदस्य उस मकान में एकत्र हुए। बैठक को में तय हुआ कि समिति के प्रति सद्भावना रखने वाले लोगों की पहचान करके उन्हें यथासंभव मदद के लिए प्रेरित किया जाए। उन्हें एक बात की और कहना चाहता हूँ, खुदीराम ने कहा। हाँ कहो। हम सारे खजाने को लूट कर धन संग्रह कर सकते हैं, लेकिन लूटपाट करना तो एक अनैतिक काम है। उस समिति की छवि खराब होगी, एक युवा क्रांतिकारी ने आशंका जताई। खुदीराम बोस ने तर्क देते हुए, मैं मानता हूँ कि लूटपाट करना अनुचित है, लेकिन हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं लूटेंगे। मैं क्रूर सरकार के राजकोष को लूटने की बात कर रहा हूँ, जो हम देशवासियों के हकों को छीनकर देश की संपत्ति लूटकर अपनी तिजोरी भर रही है। यदि ब्रिटिश इतिहास को देखेंगे तो पाएंगे कि एक समय वहाँ कीचड़ था और मच्छरों का राज था, यानी हर दृष्टि से वह पिछड़ा देश था। लेकिन आज वही देश दुनिया भर के देशों को लूटकर दुनिया का सिरमौर बना हुआ है। ऐसी सरकार का राजकोष लूटना मेरी निगाह में अनुचित काम न होगा, और उस सूरत में तो बिल्कुल भी नहीं जब हम उस धन का इस्तेमाल मातृभूमि की मुक्ति के लिए निमित्त करेंगे। खुदीराम के तर्क से सभी सहमत है। सत्येंद्रनाथ ने भी स्वीकार किया, खुदीराम बोस ठीक कह रहे थे। अनुक्रम संपत्ति की उपेक्षा। और फिर उस दिन के बाद समिति से संबद्ध युवा उत्साहपूर्वक लोगों से गोपनीय ढंग से संपर्क कर चंदा इकट्ठा करने लगे, लेकिन खुदीराम का ध्यान मिदनापुर के स्थान पर अन्य कहीं था। यदि वे मित्रों का साथ दे रहे थे, लेकिन जितना धन वे अपने परिचितों से इकट्ठा कर सकते थे वे पहले इकट्ठा कर चुके थे। उनसे और अधिक धन एकत्र करने की उन्हें आशा नहीं थी। वे इस बात को समझ रहे थे कि समिति का केंद्रीय कोष जिस तरह से खाली है, जितना धन क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए चाहिए, उतने धन की पूर्ति चंदे द्वारा नहीं हो पाएगी। फिर एक दिन खुदीराम ने अपने साथियों को सूचित किए बिना ही मिदनापुर छोड़ दिया। इस बारे में उन्होंने न सत्येंद्रनाथ को कुछ बताया और न ही रफीक को उन्होंने इतना ही बताया कि वे बाहर जा रहे हैं। रफीक ने उनसे यह पूछने का साहस नहीं हो रहा था कि वे कहाँ जा रहे हैं। इस बारे में खुदीराम ने भी रफीक को कुछ नहीं बताया। खुदीराम ने इतना अवश्य किया था कि उन्होंने अपने साथ एक साथी को ले लिया था। मिदनापुर से रवाना होकर खुदीराम अपने दीदी के घर हाट गछिया पहुँचे। दीर्घावधि के बाद अपने भाई को देख अनूप और अपूर्वा ने खुदीराम को छाती से चिपटा लिया और रोने लगी। फिर बोली, खुदी तू तो मेरी सुध रखा कर। खुदीराम गर्दन नीचे की ओर करके खड़े रहे। उन्हें पता था कि बहन की शिकायतों का जवाब वे नहीं दे पाएंगे, लेकिन अपूर्वा ने इस बार भाई से अधिक गिले शिकवे नहीं कहे। फिर इतना ही कह दिया कि मैं जानती हूँ कि जीजा की बातों का बुरा मानकर तूने घर छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा करना उचित भी था। दीदी, मेरे कारण जीजा पर कोई संकट आए या आप लोगों को पुलिस परेशान करे, यह ठीक नहीं रहेगा। खुदीराम ने अपूर्वा से कहा। अपूर्वा को भी अनुमान हो चुका था कि भले ही उसने 3 खद्दी चावलों में खुदीराम पर अपना हक समझा हो, लेकिन वह तन मन से मातृभूमि को समर्पित हो चुका है। खुदीराम का प्रत्युत्तर सुन वह मौन रही। फिर बोली, तुम थक चुके होगे, मैं तुम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर देती हूँ। ललित कहाँ है? खुदीराम ने पूछा तो अपूर्वा बोली, उसके पिताजी ने सप्ताह भर के लिए उसे कलकत्ता भेज दिया है। भोजन उपरांत अपूर्वा ने खुदीराम को सूचना देते हुए कहा, खुदी तुम पता चल चुका है कि पिताजी ने अपने जिस घर को बड़ी उमंग से बनवाया था वह सचेतगढ़ के जमींदार ने हड़पने की योजना बना ली। खुदीराम क्यों? उत्सुकता जताते हुए पूछा। अपूर्वा ने बताया, पिताजी का एक पुराना कर्ज बताकर उसने अदालत में मुकदमा कर दिया। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते तो, और तुम्हारा कहीं अता पता नहीं। अंग्रेज जज को खिला पिलाकर वह अपने हक में निर्णय करवा लेगा और जल्दी वह मकान में उसके अधिकार में चला जाए। खुदीराम ने सुना तो उसकी बहन की वेदना का अनुमान हो गया। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। कारण की एक ओर जहाँ बहन की वेदना थी तो दूसरी ओर मातृभूमि की करुण पुकार के आगे वे इतना अधिक आहत थे कि मातृभूमि को मुक्ति को देखते उन्हें बहन की वेदना से स्वयं को अलग रखना ही उचित समझा। फिर वे बोले, दीदी उसका यदि पिताजी पर कुछ बकाया हो तो लेने दो उसे घर, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। खुदीराम की बात सुन अपूर्वा मौन हो गई। अनुकर्म पहली लूट। खुदीराम हाट गछिया में काफी दिनों तक रहे।
उन्हें हाट कचियाँ आने के बारे में न तो अपरूपा ने पूछा और न ही खुदीराम ने कुछ बताया। खुदीराम की अपनी बहन से यह आखिरी मुलाकात थी। वे हाट कचियाँ में रहते थे और इस बात को बारीकी से जांचते रहे कि डाकघर का खजाना लेकर चौकीदार किस समय मिदनापुर जाता। उन्होंने सारी जानकारी एकत्र कर साथी के साथ खजाना को लूटने का स्थान भी निश्चित कर लिया। चौकीदार जिस मार्ग से घर से डाकघर का वह खजाना लेकर जाता था वह एक छोटा बाग था, लेकिन हाट गछिया में उसकी दूरी काफ़ी थी। उसकी पगडंडी आम के एक पेड़ के नीचे से होकर जाती थी। पेड़ सघन था और उसकी शाखा पर बैठ के ऊपर फैली थी। खुदीराम ने अपने साथी को एक अन्य पेड़ की ओट में खड़ा कर दिया और स्वयं शाखा पर इस तरह से लेट गई कि पत्तों की वजह से उसके नीचे से चलने वालों ने दिख न पाए। चौकीदार वहां से दोपहर को गुजरा करता था, लेकिन उस दिन जैसे ही वह शाखा के नीचे पहुंचा वह वृद्ध आवाज करते हुए खुदीराम उस पर कूद पड़े। चौकीदार शरीर से अस्पष्ट था और उसके पास कुल्हाड़ी भी थी। वह खुदीराम जिससे दो को किलाई निपटाने में सक्षम था, लेकिन खुदीराम ने जैसी भयानक आवाज की थी उसे वह घबराकर सड़क पर गिरा और कुल्हाड़ी एक तरफ जा गिरी। इस पर हड़बड़ाए चौकीदार की छाती पर खुदीराम बहुत चिढ़े तो वह गया। ऐसा लगा कि जैसे कोई प्रेत उसकी छाती पर बैठा हुआ है। कुछ समझ पाता तब तक खुदीराम बिजली की गति से वहां आया और खजाने का थैला चौकीदार से छीनकर वह कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। साथी का जब खजाना लेकर भाग गया तब खुदीराम चौकीदार की छाती पर बैठे और कुर्ते की जेब से पिस्तौल निकालकर उसकी छाती पर लगाते बोले, उठो और सीधे हाट गछिया के लिए दफा हो जाओ वरना गोली मार दूंगा। खुदीराम के धमकाने पर चौकीदार सिर पर पैर रखकर वहां से भाग छूटा। चौकीदार ने खुदीराम के साथी को नहीं देखा, लेकिन जब वह उनका साथी थैला लेकर भाग रहा था वह खुदीराम को प्रेत होने का भ्रम मन में पाले बैठा था। उन्हें दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा था। चौकीदार जब बह गया तब खुदीराम अपने साथी के पास पहुंचकर बोले, तुम इसी वक्त मिदनापुर चले जाओ। जब यह चौकीदार हाट गछिया पुलिस को सूचित कर देगा तब तक पुलिस यहाँ आ जाएगी। तब तक तुम काफ़ी रास्ता तय कर चुके होगे। जाते ही यह कोष तुम्हें सत्येंद्र दा को देना और यूँ बताना कि मैं उन्हें आकर शीघ्र ही मिलूंगा। यह कुल्हाड़ी मैं आत्मरक्षार्थ रख लूँ। साथी ने पूछा तो खुदीराम बोले, यह तो चौकीदार की स्पष्ट पहचान है, इसे कहीं झाड़ी में फेंक दो। आत्मरक्षार्थ तुम्हारे पास पिस्तौल जो है, अब शीघ्रता से चले जाओ। इस तरह साथी को वहां से विदा कर खुदीराम ने पैरों को मजबूत लंबे बांसों से बांधा। उन्हें वहां पहले ही छुपा रखा था। बांसों के बल लंबे डंग भरते हुए वे शीघ्रता से 9 मील की दूरी तय कर गोपालगंज पहुंचे। वहां रात व्यतीत कर अगले दिन वे स्टीमर से कोलाघाट जा पहुंचे। वहां वे परिवर्तित वेश में रहे। फिर वहां से पैदल चलते हुए मिदनापुर पहुंचे। वहां पहुंचकर वे बाबू सत्येंद्रनाथ से मिले और उन्हें अधिक प्रसन्न पाया क्योंकि उनका साथी कोष लेकर वहां आ पहुंचा था। आजादी तक त्योहार नहीं, अनुकर्म। उधर डाकघर का कोष लूट जाने से पुलिस सतर्क हो चुकी थी। इस सिलसिले में हाट गछिया मिदनापुर तक के अनेक संदिग्ध लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पूछताछ व चौकीदार द्वारा शिनाख्त किए जाने के बाद उन्होंने छोड़ दिया गया। मिदनापुर पहुंचकर भी खुदीराम भुगत ही रहे थे, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए उन्हें खजाना लूटा गया था वह उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। उस खजाने के धन की सम्मति के अधूरे कार्य पूर्ण होने लगे थे। एक दिन सत्येंद्रनाथ बाबू खुदीराम को बुलाकर एक जरूरी कार्य दायित्व सौंपते हुए कहा, खुदी तूने मुखबेरिया जाना है। मेरा यह सोचना है कि तुम कुछ दिनों मुखबेरिया में रहो ताकि तुम्हारी गिरफ्तारी का खतरा टाला जा सके। जैसा आप उचित समझे। खुदीराम ने कहा। वस्तुतः खुदीराम को मुखबेरिया इसलिए भेजा जा रहा था कि वहाँ कुछ शस्त्र लाए जा सके, लेकिन शस्त्र लाने के संबंध में जब खुदीराम ने शंका की तो सत्येंद्रनाथ ने कहा, इसकी तुम चिंता मत करो। मैं जिस आदमी का नाम बताऊंगा तुम उसे मिल लेना। पिस्तौल व कारतूस की गुणवत्ता परख लेना। इसके बाद तुम मुझे छदम नाम से पत्र लिखना। केवल सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग पत्र में करना, जैसे चावल अच्छा है, किसको बेचकर मंगवा लो आदि। फिर मैं मंगवा लूँगा। खुदीराम मुखबेरिया के एक क्रांतिकारी के नाम से सत्येंद्रनाथ का पत्र लेकर रवाना हो गए। यह बात मार्च 1908 के अंतिम दिनों की है। हवा में हल्की सी ठंड थी। खेतों में गेहूँ व चने पकने ही वाले थे। कुछ दिन पूर्व ही देश भर में होली का त्यौहार मनाया गया था, लेकिन खुदीराम ने देश आज़ाद होने तक होली का त्यौहार न मनाने की कसम खाई थी। अपने अडिग आत्मविश्वास, व्यवहार कुशलता व दृढ़ निश्चय के बल पर खुदीराम ने मुखबेरिया के युवाओं में अच्छा खासा प्रभाव जमा लिया था।
जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सत्येंद्रनाथ ने खुदीराम बोस को वहाँ भेजा था, वे उस कार्य को करते रहे। साथ ही लोगों से जान पहचान भी बढ़ाते रहे। उन्होंने वहाँ से चावल अच्छे होने के अर्थात पिस्तौल व गोलियाँ अच्छे होने के बारे में सत्येंद्रनाथ को एक पत्र लिखा और शीघ्र ही उन्हें खरीद लेने का आग्रह भी किया। अप्रैल के पहले सप्ताह में एक दिन एक युवक सत्येंद्रनाथ को पत्र लेकर मुखबेरिया पहुंचा। पत्र खुदीराम के नाम था। सत्येंद्रनाथ का खुदीराम बोस के नाम वह अंतिम पत्र था। पत्र में उन्होंने लिखा था कि प्रिय खुदीराम, यह पत्र पाते कि तुम बिना किसी विलंब के मुझसे आकर मिलो। यह एक जरूरी काम से तुम्हें पश्चिम की ओर जाना है। चावलों को खरीद बाद में हो जाएगी, शेष बातें मिलने पर होगी। तुम्हारा सत्येंद्रनाथ। उन दिनों बंगाल में किसी के पश्चिम जाने का अर्थ बिहार जाना माना जाता था। पत्र पढ़ते ही खुदीराम ने तैयारी की और पत्र वाहक के साथ मिदनापुर की ओर चल पड़े। वहाँ सत्येंद्रनाथ से मिलने पर उन्हें पता चला कि कलकत्ता जाना है और वहाँ पहुँचने पर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश मिल जाएंगे। शादी की तैयारी अनुकर्म। लेकिन खुदीराम को आभास हो गया था कि शायद अब वह समय आ चुका है जब मातृभूमि के लिए कुछ खास कार्य का भार उन्हें सौंपा जाएगा। वे कलकत्ता जाने की तैयारी में जुट गए। अगले दिन उन्हें लेने के लिए कलकत्ता में हेमचंद्र कानूगो आ पहुंचे। उसी दिन शाम को उन्हें बताया गया था कि जिस अभियान के लिए उन्हें भेजा जा रहा है, उन्हें नंगे पैर जाना अभियान की सफलता में बाधक हो सकता है। लेकिन दादा, मैंने तो प्रतिज्ञा किया, जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा। खुदीराम बोस ने कहा, खुद ही मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ। हेमचंद्र कानूगो उन्हें समझाते हुए बोले कि लेकिन यह मत भूलो कि नंगे पैर भागने में तुम्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है और फिर जो कार्य तुम्हें सौंपने का निर्णय किया गया है वह अति कठिन है। यदि तुम्हारी प्रतिज्ञा मातृभूमि की स्वतंत्रता के तुम्हारे प्रयास में बाधक हो तो उसका क्या लाभ होगा। इससे खुदीराम को अंदाजा हो गया कि जो कार्य उन्हें सौंपा जाने वाला है वह विकट ही होगा। तभी कानूगो व सत्येंद्रनाथ जूते पहनने का इतना आग्रह कर रहे थे। फिर कुछ सोचकर खुदीराम ने जूते न पहनने की अपनी शपथ वापस ली। अगले दिन खुदीराम के साथियों ने उन्हें जूते पहने देखा तो चौंक कर पूछने लगे, आज यह बदलाव कैसे हुआ खुदी? तुम्हें आज तक जूते पहनने की बात कैसे सूझी? इस पर खुदीराम ने गंभीर होकर कहा, जल्दी ही मेरी शादी होने वाली है। तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो, नंगे पैर भी कहीं दूल्हा शादी करने को जाता है। खुदीराम को गंभीर देख दोस्तों ने कहा, कहाँ हो रही है तुम्हारी शादी? पश्चिम में, खुदीराम ने कहा। फिर कब लौटोगे? साथियों ने पूछा। कुछ कहा नहीं जा सकता, सुना है ससुराल वाले घर जमाई बनाकर रखना चाहते हैं। खुदीराम ने उन्हें गंभीरता पूर्वक कहा।